अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हैं रऊफ क्लासरा। कहते हैं कि वक्त और हालात कभी एक से नहीं रहते। 1 जून को मियां नवाज शरीफ ने 14 साल के बाद दोबारा कौमी असम्बली में हलफ उठाया और कौमी असम्बली से चंद किलोमीटर के फासले पर ही परवेज मुशर्रफ अपने फार्म हाउस में सब जेल में कैद हैं। परवेज मुशर्रफ जिन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए नवाज शरीफ को जिलावतनी पर मजबूर कर दिया था, आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और मुशर्रफ इल्जामात और मुकदमात की जद में है। मुशर्रफ से मुतालिक फैसले भी अब नून लीग की हुकूमत को ही करने हैं और ऐसा ही कहा है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कि मुशर्रफ के मामलात का फैसला नवाज शरीफ करेंगे और अगर मेरे पास मुआफी की दरखास्त आई तो अमल करूंगा। क्या जो कुछ परवेज मुशर्रफ ने मियां बरादरान के साथ किया उसके बाद वफाकी हुकूमत मुआफी की दरखास्त करेगी, या मुस्लिम लीग नून का ये कहना कि आइन तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए, इस पर अमल दरामद होगा? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून गुज़श्ता सालों के दौरान बलूचिस्तान के साथ होने वाली ज्यादतियों का अजाला और एहसास महरूमी खत्म करने की बात करती रही है और इसका सबूत मियां साहब ने बलूचिस्तान की वजारत आला नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को देकर दिया है। नून लीग चाहती तो अपनी हुकूमत बना सकती थी, लेकिन नवाज शरीफ ने ऐसा नहीं किया। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, इन हालात में बलोचों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना क्या मुस्बत तब्दीली का बायस बन सकता है? क्या इस तरह यहाँ पर बलोचियों के एहसास महरूमी को खत्म किया जा सकता है? इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि पसमानदा इलाकों के लिए बनाए गए अरबों रुपए के मंसूबों का अंजाम क्या हुआ और गरीब अवाम के नाम का पैसा किसकी जेब में गया, इस बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। और आज आपको हम बताएंगे कि ज्यादा देर तक कुर्सी पर क्यों नहीं बैठना चाहिए। जी हाँ, हम सियासी नहीं आम कुर्सी की बात करेंगे। इन तमाम खबरों पर जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खबरें लेंगे क्लासर साहब और काजी साहब से। जी काजी साहब। शाजिया, मैंने आज एक रिपोर्ट मुंतखब की है तो ये यूके की बाबत, मगर इसके आईने में हम सारी दुनिया की शक्ल देख सकते हैं कि पिछले 2 सालों में ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है और एक चर्च के साथ जुड़ी हुई चैरिटी है और यकीन नहीं आता कि ये दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत जो है बरतानिया, वहाँ के अवाम इस हाल में है और आने वाले दिनों में ये हाल और भी बुरा हो सकता है। और मैंने ये खबर इसलिए रिपोर्ट ख़ास तौर पे मुंतखब की है क्योंकि आजकल यहाँ भी जब से नई गवर्नमेंट आई है तो कहा जा रहा है जी कि थैचर या थैचरिज्म जो है वो क्या है। थैचरिज्म जैसे की बात कर रहे हैं और लोग जो हैं वो खास एक्टिव हैं इस ज़िमन में। तो इस थैचरिज्म ने जहाँ इसने जन्म लिया था यूके में, उसके अवाम के साथ क्या असर किया, उनके अपने फिगर्स देंगे। और फिर आज एक और भी अच्छी हमारे यहाँ कोशिश हो रही है कि हमने कितने पैसे गंवाए, $100 अरब कह रहे हैं हमने वॉर ऑन टेरर पे कमाए। और पाकिस्तान का जो एक प्लानिंग कमीशन है इसकी एक एस्टिमेशन लगा रहा है कि हर साल कितना नुकसान हमें हुआ, मगर इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी है, ये क्यों इसको तैयार किया जा रहा है, ज़रा इस पर बात करेंगे। ठीक है जी क्लासर साहब, आप क्या बताने वाले हैं आज? जी, एक तो आज यहाँ पे आपको याद होगा लास्ट वीक भी हमने किया था कि यहाँ इजलास होना था जिसके कागज़ डॉक्यूमेंट्स हम पहले लेके आए थे और नाजरीन के साथ हमने शेयर किया था, जिसमें खासा रोला भी मचा था। कमेटी में फॉरेन अफेयर्स कमेटी की मीटिंग थी। आज एक और कमेटी की मीटिंग हो रही है, 11 बजे होनी है, तो उसके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हम पहले से निकलवा के लाए हैं। और जो आपने बताया है कि ये लेस डेवलप्ड एरियाज़ के लिए जो अरबों रुपए थे उनका जो अफसोसनाक यहाँ पे इंजाम हुआ है, हम उसकी डिटेल बताएंगे कि आपके किन किन इलाकों में आपने तरक्की करानी थी, एलोकेशंस होनी थी, फंड्स जाने थे, उसकी बड़ी खौफनाक किस्म की डिटेल आई है कि ये पैसा किधर गया है, कहाँ पे गया। एक तो ये है और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, पॉलिटिकल खबर है। और आज हम फोकस करेंगे पंजाब को और बाकी हम कल के शो में जाएंगे बाकी सूबों पे कि ये जो वुमेन रिजर्व सीट्स आई हैं, हाँ, इसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है कि ये पंजाब में ये किस किस ये डिस्ट्रिक्ट को ख़वातीन की सीट गई हैं और सबसे ज़्यादा लॉयंस शेयर किसको गया है, किस ये ज़िले को गया है जहाँ से 30 के करीब ख़वातीन को इलेक्ट किया गया है सिर्फ एक ज़िले से। ये हम आपको डिटेल बताएंगे कि वो कौन कौन सी खुश नसीब ख़वातीन हैं जो एक ज़िले से 30 के करीब इलेक्ट हुए हैं, प्रोविंशियल असम्बली पे, इवन नेशनल असम्बली पे भी हैं। तो इसकी डिटेल बताएंगे, मेरा ख्याल बड़ी इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए भी शाजिया जी। ठीक है, ज़रूर इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें बात करनी है कि परवेज मुशर्रफ की किस्मत का जो फैसला है वो नवाज शरीफ के हाथ में है। काजी साहब, क्या वफाकी हुकूमत मुआफ़ी की दरखास्त करेगी? वफाकी हुकूमत तो नहीं, वो तो खुद अक्यूज़्ड करेंगे। हाँ। जो अक्यूज़्ड हैं वो करेंगे। अगर उन्हें सज़ा होती है तो अभी तक तो वो अक्यूज़्ड हैं, वो कॉन्विक्ट नहीं है। लेकिन ये कि ये अगर फैसला अक्टूबर तक आता है तो सदर जरदारी के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है
उनके पार्डन करने का। आपको याद होगा उन्होंने रहमान मलिक साहब को भी पार्डन किया था, उनको भी दे दिया और कल इंटरव्यू में भी जरदारी अच्छा, साहब अब एक खबरें ना बड़ी अजीब सी आ रही हैं। आज एक खबर लगी हुई थी बड़ी, जरा एक खबरें होती है ना जो जिसमें दोनों पहलू सामने रख लिए जाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं है और शायद कल ट्यूसडे को वो अपनी एक बेल एप्लीकेशन मूव करें, दुबई चले जाएं और आगे से और इसके साथ कंट्राडिक्शन भी साथ ही लग गई है। गोया दोनों सूरतों में रिपोर्टर बच जाता है, ये हो जाए ये वो हो जाए, लेकिन जाहिर है ये कोशिशें तो हो रही हैं। लेकिन बहरहाल बात यह है, मगर इस अगर आप इंटरव्यू की बात करें तो जरदारी साहब ने उसमें अच्छी बातें भी की हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी मैं अब दोबारा इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं हूँगा। हर चंद के जो एक पीपल्स पार्टी के पार्ट पे जो डिबैकल हुआ है उसकी एडमिशन के ज़िमन में वो है बात। फिर उन्होंने बलोचों के बारे में एक बात की है कि हमने बलोचों के, पिछली गवर्नमेंट ने बहुत कुछ बलोचों के लिए किया मगर बलोच खुद अपने लिए कुछ ना कर सके। तो मैं ये सोच रहा था कि जब उन्होंने कहा कि बलोच खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सके तो इससे मुराद क्या बलोचिस्तान के अवाम थे, बलूचिस्तान के वज़ीर आला थे, या वो तमाम असम्बली जो तकरीबन कैबिनेट पर मुश्तमिल थी वो थी, तो ये किसने किया? बहरहाल ये एक उनका अच्छा इंटरेस्टिंग बलोचों पर भी बात करेंगे हम अपनी अगली स्टोरी में जाकर, हमारी बलूचिस्तान की। क्लासा साहब से जरा टेक लेते हैं परवेज मुशर्रफ की जो खबर है। क्लासा साहब क्या कहेंगे, आपके पास क्या इन्वेस्टिगेटिव कोई इन्फॉर्मेशन है कि परवेज मुशर्रफ को कोई महफूज रास्ता देने की कोशिश की जाएगी या उन पर मुकदमात ऐसे ही चलते रहेंगे? यहाँ पर एक तो ये देखना होगा कि ये जो उन पे मुकदमात चल रहे हैं जनाब मुशर्रफ साहब पे, इनके फैसले के अगले 2-3 महीने में नहीं आने वाले। अगर ट्रायल भी शुरू हो उनका तो बड़ा इसके लिए प्रोसीजर चाहिए। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब पे भी जब ट्रायल चला था 1 साल बाद जाके उनको, वो भी एंटी टेररिस्ट कोर्ट से बाकायदा फौजी हुकूमत बैठी थी, पुश कर रही थी, जजेस पे दबाव था, उनके ये वकीलों की तरफ से दबाव था जल्दी फैसले करें, तो फिर भी उसको तकरीबन 1-1.5 साल लग गया था अगर आपको याद हो, फिर जाके उसका फैसला हुआ था। जनाब मुशर्रफ साहब पे बहुत सारे केसेज हैं, एक नहीं है, जैसे अभी तो आके फैसला करने आर्टिकल 6 के तहत हमने कार्रवाई करनी है नहीं करनी, बेनजीर भुट्टो का उन पे मुकदमा है, उसके बाद अकबर बुगटी साहब की उन पे ये केस है, किलिंग का केस है। सो अच्छे खासे केसेस हैं, कोई एक केस नहीं है। इनका फैसला होने में मैं समझता हूँ अगर उन्होंने कोई अच्छी टीम हायर कर ली तो अच्छे खासे साल लग सकते हैं। ये जो हमारा मीडिया अभी से कह रहा है कि शायद अगले 2 महीनों में 1 महीने में फैसला हो जाए, मुझे तो ऐसा सच नहीं लगता। सवाल ये कि मुस्लिम लीग नून क्या लाइन लेगी परवेज मुशर्रफ के लिए, सवाल ये इसमें दो चीज़ है। मुस्लिम लीग नवाज की जो हमारे सामने बातें आ रही, जो लास्ट वीक भी हमने आपको याद होगा डिस्कस किया था, नवाज लीग के तर्जमान ने कहा था कि जब हम पावर में आएंगे तो इनको प्रोसिक्यूट करेंगे, इन पे हम गद्दारी का मुकदमा हम फॉलो करेंगे, ये कहा है। उनका बाकायदा एक पॉलिसी स्टेटमेंट आ चुका है। मियाँ साहब भी कहते रहे जी कि आके मुझे ज़ाती ग्रीवेंसेस से कोई नहीं है, लेकिन जो आइन की खिलाफ वर्जी की उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तीसरी चीज़ें जो हमारे सामने आ रही, मेरा नहीं ख्याल है कि अमेरिकन हैं जिनका एक ऑलरेडी उन पर बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान में जब डिक्टेटर्स आते हैं या ऐसे पावरफुल लोग आते हैं उनको इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। और मेरी इतलात ये हैं, जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि अमेरिकन को ये बात 2-4 पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की भी है कि जो यहाँ पे आपने जनाब मुशर्रफ को अबैंडन किया है तो उसके बाद क्या तवक्को करेंगे, कल को आपके साथ कौन खड़ा होगा, कौन सा इवन सियासी या आपको फौजी रूलर खड़ा होकर आपके मफादात को इंटरेस्ट करेगा। इसलिए अमेरिकन भी एक्टिव हैं डेफिनेटली। ये बार बार हमने रिपीट किया, सऊदीज का दबाव होगा, कतर है, इसमें लेबनीज हैं। इतना आसान चीज़ें इवन मियाँ साहब के लिए भी नहीं होंगी अगर वो कोशिश करना भी चाहें। एक बात तो ये है। और तीसरा ये है कि जो अंदर की खबरें आ रही, जनाब मुशर्रफ साहब भी कोई सुलह सफाई के मूड में नहीं है, वो भी एक डिफेंस के मूड में है। माजी में उनको अभी भी पिछले दिनों उनको ऑफर्स की कि 2 दफ़ा क्या बाहर चले जाएं, तो उन्होंने कहा मैं बाहर नहीं जाऊंगा। जिस बात की खबर की बात काज साहब कर रहे थे, रिपोर्टर बड़ा सेफ खेलता है, खबर भी दे देते साथ में तरदीद भी चला देते हैं कि इन हाँ इधर केस इधर भी हम सच्चे तो उधर भी हम सच्चे वाला हिसाब है। सो मुझे नहीं लगता कि जनरल साहब इतनी जल्दी पाकिस्तान से चले जाएंगे, ये मुमकिन है, लेकिन पाकिस्तान में पॉसिबिलिटीज होती रहती हैं और किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। लास्टली जो इन्होंने लास्टली और काजी साहब ने कहा है, मैं उस पर बात करूंगा, वो जनाब मुशर्रफ से रिलेटेड तो नहीं है। इन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि मैं दोबारा सदर नहीं बनना चाहता। मेरा काजी साहब से सवाल ये है, अगर इनकी कौमी असम्बली में अक्सरियत होती, पंजाब में भी इनके पास अच्छी खासी सीटें होती जैसे उनके पास सिंध में, तो क्या सदर जरदारी साहब यही ये जवाब देते जिन्होंने उनसे इंटरव्यू किया थी, मैं तो नहीं लड़ना चाहता, आप किसी और पार्टी को बना लें। ये अच्छी खबर का मुझे जरूर काजी साहब जरा जवाब दें कि ये बड़ी अच्छी उनका जवाब था, मुझे इसका जवाब चाहिए। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदी जी का सब जवाब दीजिए, अगर जरदारी साहब के पास अक्सरियत होती है, एक तो ये है कि हमें कम से कम सियासतदानों की तारीफ भी कर लेने दिया करें, और दूसरी बात कलाथरा साहब ये है कि इतराफ़ शिकस्त भी अच्छी बात होती है, मान लेना चाहिए, और बल्कि इससे आगे जाके मानना चाहिए।
जो सेटबैक हुआ है उसको इतना सुपरफिशली डील किया जा रहा है कि उस पर भी बात होनी चाहिए पीपल्स पार्टी के अंदर भी बाहर भी, क्योंकि पीपल्स पार्टी से एक जो रखते हैं ताल्लुक या रिश्ता, वो ये पूछ रहे हैं कि उस पर भी आइए, वो भी हमें बताइए कि क्या हुआ। वो जो आपने एक नजरियाती तौर पे विदड्रॉ किया था अपनी स्टेटेड अपनी पोजीशन से, तो वो आपको कहाँ लेके पहुंची जहाँ उस पार्टी को। तो मेरे ख्याल में ये आगाज है, तो इतराफात होने दें। शिकस्त की आप बात कर रहे हैं, सदर साहब का ये कहना कि हमारी पीपी की शिकस्त पर बात सितंबर के बाद होगी, इसका क्या मतलब हुआ? सितंबर के बाद क्या कोई ऐसे राजो इनका शफात होंगे, इनकी पता चलेगा कि शिकस्त क्यों, सितंबर का टाइमिंग क्यों? अभी खैर ये तो मैं नहीं बता सकता, ना ही मेरे पास अंदर कोई खबर है, लेकिन बहरहाल उनका है ये अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक उनका टेन्योर है। मुमकिन है वो ये कह रहे हो कि भाई जब मैं आऊँगा सियासत में बाहर तो फिर बात करूँगा। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी मैं अगर पार्टी ने मुझे वो बना दिया, यानी ये कुछ और ये वरना कारकुन के तौर पर करूँगा। खैर क्या मजाल है CEC की कि वो कोई ऐसी बात करे जब तक ये लोग हैं। मगर देखने में अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड पीपल्स पार्टी के लिए शुरू हो रहा है। एक क्लास स्ट्रगल इज ऑन द एजेंडा ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ ही नहीं, जब मैं अपनी स्टोरी करूंगा तो आप देखेंगे, आपने देखा तुर्की में क्या हुआ, आपने देखा पोलैंड में पिछले हफ्ते क्या हुआ। तो आप पूरी दुनिया एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक वर्ल्ड है जिसमें प्रेशर्स नीचे की परतों पर आ रहे हैं और लोग, तो यही कैफियत यहाँ भी होगी। तो इसमें पीपल्स पार्टी का रोल बड़ा अहम होगा, क्योंकि रवायती तौर पर आम आदमी की पार्टी यही थी। इसके अंदर क्लास स्ट्रगल जो है, जो कि तमाम समाजों में बढ़ रही है, अब वो उस पर क्या क्या कोई नए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अवाम तराशेंगे, या इसके अंदर ही ये जो गालिब लोग थे, हम देख रहे थे ना, जो सेनेटर वकार जो हैं अब वो PMLN के साथ कोशिश कर रहे हैं। PMLN ने तो कोई बात अभी नहीं की कि वो जी एक बना लें अपना वो फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये बड़ा दिलचस्प पीरियड अनफोल्ड कर रहा है। मेरे ख्याल में सितंबर के बाद वो ठीक कहते हैं, बड़ा दिलचस्प पीरियड अनफोल्ड करेगा। जी क्लासेस साहब आप क्या कहेंगे इस पर? काजी साहब के साथ माजरत के साथ, काजी साहब की मुझे अच्छी बात ये लगती है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से ना ये बड़े पुरुमीद और बड़ा पॉजिटिव इनका वो है कि ये कुछ ना ये भी अच्छा करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। ये पीपल्स पार्टी वो पार्टी नहीं रही। और अच्छी बात की आपने कि क्या इसकी CEC की क्या जरूरत है जरदारी साहब के सामने कि वर्कर की हैसियत से मैं काम करूँ। जरदारी साहब वर्कर की हैसियत से काम करने वाले बंदे नहीं है। और जो CEC को जिस बुरे तरीके से इन्होंने 5 साल में डंप किया, आप जरा उसका रिकॉर्ड तो उठा के देख ले कितनी दफ़ा इन्होंने CEC की मीटिंग्स की हैं। इनकी अपना एक किचन कैबिनेट थी, 3-4 लोग थे, कैरा साहब थे, गोंदल साहब थे, मंजूर भट्टू साहब थे, नवीद कमर साहब, खुर्शीद शाह साहब, ये 4-5 लोग बैठ के पूरे 5 साल मुल्क को चलाते रहे। और ये अफोर्ड क्या कर सकते हैं? और इनकी क्या जरूरत है इनकी वर्कर की और इनकी ये पार्टी के कुछ लोगों की? वो कहते हैं क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ये जरदारी साहब को सियासत सिखाएंगे और जरदारी साहब इनसे बैठ के मशवरे करेंगे और इनसे पूछेंगे कि अब आप आके मुझे बताएं। और अगली बात, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, पीपल्स पार्टी अफोर्ड ही नहीं कर सकती टफ अपोजिशन। इतने तो इन पर स्कैंडल्स हैं। हाँ, जरदारी साहब का कौन सा दोस्त है, कौन सा वजीर है जिस पर स्कैंडल नहीं है, नैब के पास इन्वेस्टिगेशन नहीं है, या उनके पास आप कह सकते अदालतों में केसेस नहीं है। ये तो टोटल के टोटल उनकी मर्जी पे रहेंगे, उनकी मियां नवाज शरीफ साहब की मर्जी पे। ये तो अगली पार्लियामेंट में जो ये कल उन्होंने इंटरव्यू दिया है, ये बेसिकली एक प्रियम्पशन किया उन्होंने कि हम मियां साहब के साथ काम करने को तैयार हैं, वोट मांगे तो वोट देने को तैयार हैं, अपना कोऑपरेशन जो उनको एक्सटेंड करने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए ये मेरा ख्याल है फेवर्स लेना चाहते हैं। ये बात सितंबर के बाद है, ये बात जहन में रखिएगा कि जरदारी साहब पे 34 मुकदमात हैं पाकिस्तान में जो NRO के तहत इस वक्त बंद हैं। जो ही ये प्रेसिडेंसी से हटेंगे जरदारी साहब पे ऑटोमेटिक वो मुकदमात खुलेंगे और बड़े खौफनाक किस्म के मुकदमात हैं। कत्ल के उसमें मुकदमात हैं, रॉबरी के हैं, उसमें फ्रॉड्स के हैं, स्कैंडल हैं, बला बला 34 केसेस हैं। इसलिए जरदारी साहब की ये टोन है ना, जो उनके कल इंटरव्यूज की बड़ी सॉफ्ट, बड़ा मुद्दतबराना स्टाइल, ये सारा इसको लिंक करें जरा पीपल्स पार्टी अपने स्कैंडल के साथ, अपने केसेस के खिलाफ। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो तहरीक इंसाफ को ये रोल अदा करना होगा, जाहिर है। फिर एग्जैक्टली अगर कोई अपोजिशन का रोल कुछ हो सकता है तो इमरान खान साहब कर सकते हैं। इन तिलों में तेल नहीं है। ये पीपल्स पार्टी से, जरदारी साहब से तवक्को मत करें, क्योंकि इन पे अपने 34 मुकदमात हैं, ये उनको डिफेंड करेंगे। इनकी टीम पे इतने बड़े बड़े स्कैंडल हैं। 2 साबिक वजीर आजम को नैब ने बुलाया हुआ है, वो जाने को तैयार नहीं है। इनके मिनिस्टर्स की लंबी लिस्ट है जिन्होंने माल खाया है और जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इन्वेस्टिगेशन। तो ये कहां से पोजीशन करेंगे? ये तो कंप्रोमाइज करेंगे पार्लियामेंट में। जरदारी साहब का इंटरव्यू, जरदारी साहब का इंटरव्यू सबसे बड़ा कंप्रोमाइजिंग एक उनका मैसेज है। कल वाला इंटरव्यू एक मैसेज है नवाज शरीफ साहब के लिए, हुजूर हमने आपको कुछ नहीं कहा, 5 साल आप भी केसेस थे, आपने हमें कुछ नहीं कहा। मेरी कोई इख्तिलाफ नहीं है इनकी जितनी बातें इन्होंने की हैं, जो लीडरशिप। मैं तो यही कह रहा हूं कि एक पीपल्स पार्टी जो अवाम की पार्टी थी उस पर कब्जा था, उसकी लीडरशिप पे कब्जा हुआ। ये पार्टी जरदारी साहब के चेयरमैन बनने से पहले भी थी। बेनजीर भुट्टो के, मोहतरम बेनजीर भुट्टो से पहले भी ये पार्टी मौजूद थी। ये तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने इसकी रखी थी ना। तो ये पार्टी इसके बाद भी किसी, अभी इसकी प्रोट्रैक्टेड है, अब इसकी शक्ल क्या बनती है। मगर यहाँ हम एक चीज इग्नोर कर रहे हैं कि जहाँ पार्टी में ये सारे वजीर हैं जिन पे इतने केसेस हैं, यहाँ इसकी लीडरशिप ने इस तरह से बिट्रेल की
अपने लोगों के साथ, वहां वो लोग भी बैठे हुए हैं। आज भी अगर आप देखें तो तीसरी बड़ी पार्टी जो है, जो वोटों के हिसाब से अभी भी इसे वोट मिले हैं, लोग मायूस होकर अगर नहीं भी गए, और यही होता रहा है माजी में भी कि वो नहीं जाते रहे। तो बात यह है, पार्टी का कोई मुस्तकबिल हो ना हो, इंसान की जिंदगी का कोई मुतबादल नहीं होता। लोगों ने वो जो इसमें बैठे हैं या बैठे रहे हैं या पिसते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कोई स्ट्रक्चर तराशेंगे, तारीख आगे बढ़ेगी। क्लासरा साहब रुकी नहीं रहेगी, ना मुझ तक ना जरदारी साहब तक, वो तो खैर बड़े लोग हैं, कि किसी एक इंडिविजुअल पे तारीख रुकती नहीं है, उसने आगे जाना है और बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। जी क्लासरा साहब। नहीं, मैं जी बिल्कुल, मैं काजी साहब की इस बात से एग्री करता हूँ 100% की तारीख रुकती नहीं है। ये लोग आते जाते रहते हैं, हमारे जैसे लोग या लीडर्स या दूसरे जो भी बड़े आते हैं वो आते जाते रहते हैं, तारीख कहीं पे नहीं रुकती। लेकिन देखना ये होता है किसी ने तारीख बनाने की कोशिश भी की है, कोई कहीं पे स्टॉप किया है, किसी ने कुछ आवाम के लिए, जो आप भी बार बार बात करते रहते हैं कि आवाम के लिए कुछ करने की कोशिश नहीं की है या नहीं की। तो पीपल्स पार्टी कभी इससे सबक नहीं सीखेगी, जो मुझे लगता है, जो इनको एक शॉकिंग डिफीट हुई है। बिल्कुल ये इसी में खुश हैं कि हमारे पास सुबह ये सिंध आ गया है, उनको एनएफसी में अरबों रुपए मिलते हैं, पैसे मिलेंगे। ये अपने 5 साल इन्होंने मियां साहब से अपनी सुलह सफाई करके, जो बात मैंने पहले भी की है कि कल वाला इंटरव्यू एक लाउड एंड क्लियर एक रिकंसिलिएशन मैसेज था मियां साहब के लिए कि हुजूर हम आपके साथ तावन को तैयार हैं, हम अपनी शिकस्त मान चुके हैं, हम इवन दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है सदर का, आपने हमें कुछ नहीं कहना। ये एटीट्यूड है पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा एक सूबा मिल गया है, खासे पैसे हैं वहां पे, खासा माल है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, सिंध की हालत नहीं बदलेगी। मैं खुद बेनजीर भुट्टो साहबा की जब वहां किलिंग हुई थी उसकी कवरेज के लिए गया था नेट ब्यूरो, इतनी ज्यादा साहब, फिर जो सिंध के लोग हैं वो खुद ही अपनी हालत नहीं बदलना चाहते। उन्होंने पिछले 5 साल भी देखिए, आप कह रहे हैं कि अगले 5 सालों में भी नहीं बदलेगी। अगर सिंध के लोग फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेके आते हैं तो इसका मतलब वो ही बदलना नहीं चाहते। शाहजहा, दुनिया भर में जितनी भी तब्दीली होती है, आम आदमी को इतना शऊर ही नहीं होता, इतनी उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। उसके लिए रोड, सड़क, हॉस्पिटल उसके लिए कितने जरूरी। अभी देख रहे खसरे की वजह से सिंध में आपके इलेक्शन और 500 से ज्यादा बच्चे वहां पे उनकी डेथ हुई है। इसके बावजूद लोगों को एहसास नहीं है कि उनको आगे बेसिक फैसिलिटीज किसने देनी थी। और आपने देख ली 70 से ज्यादा सीटें लेगी पीपल्स पार्टी। लोगों को चेंज आपको लेके जानी पड़ती है, उनको जाके आपको थोड़ा सा इंटरवेंशन खुद करनी पड़ती है। इसलिए लीडरशिप का कंसेप्ट है, एक आम आदमी में लीडर में ये फर्क होता है कि वो जाकर लोगों को एजुकेट करता है, उनको जाके उनके लिए कोई बेहतर काम करता है। आप लोगों का इंतजार नहीं करते कि वो आपके पास आएंगे, वो आपको बताएंगे हमारे लिए क्या करें। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन ए वर्कर एंड ए लीडर। पीपल्स पार्टी मैं समझता हूं डेवलपमेंट के हवाले से अपने सूबे सिंध में, और मेरे कई सिंधी दोस्तों से जो मीडिया में हमेशा ये बहस रहती है कि आप लोगों का नारा दे दिया कि पंजाब हमें लूट के खा गया। मान लिया जी पंजाब लूट के खा गया, जो आप लोगों को एनएफसी से अरबों रुपए मिलते हैं उसका तो उनसे हिसाब मांग लें, वो तो सही तरीके से डेवलप कर लें। ये पंजाब तो खा गया मान लेते हैं, जो आपको पैसा गया वो कहां पे गया? आपको मैं क्लासरा साहब आपसे एक सवाल करता हूं। क्लासरा साहब, बात ये जब हम आवाम पे इल्जाम देते हैं, कौन सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा आवाम को हमने बना के रख के सामने दिया कि आओ हमें, आप किसको डालेंगे वोट? दिल पे हाथ रख के आप बताएं आप किसको वोट डाल। जितने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी पार्टीज हैं, एक ही फलसफा मैशत, एक ही तरीकाकार है। पीपल्स पार्टी ने ज्यादा करप्शन कर ली होगी, कोई और आके कम कर लेगा, लेकिन ये मसला सिर्फ करप्शन का नहीं है, एक निजाम का है। इस निजाम में कोई सीरियस अल्टरनेटिव आवाम के सामने हम नहीं रखते। अब अब्दुल मालिक साहब आ गए हैं, अभी हम उन पर बात भी करेंगे, फिर 5 साल बाद फिर बहस कर रहे होंगे कि कर लें ठीक। इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, इट इज अबाउट द सिस्टम। और सिस्टम ऐसा है कि वो फैसिलिटेट करता है समाज की इंतहाई बुलंद तरीन परतों को एट द एक्सपेंस ऑफ दी होल सोसाइटी। आईपीपीज ठीक करके दिखा दे मुझे, बिजली वाला मामला ठीक करके आप दिखा। मसला यह है कि लोगों को हम अल्टरनेट, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अल्टरनेटिव दिया था 1968-67 में, 70 में, और इस्लाहात भी की थी। उसी इस्लाहात की यादगार के तौर पर आज भी वोट उसको डलते हैं। तो लोगों के सामने कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे, अल्लाह करे जो नए आए हैं ये सारा मामला ठीक कर दें ताकि हम गलत साबित हो जाएं। आपकी बातें ये आइडियली तो बिल्कुल ठीक है। अब जो इस मुल्क का असल मसला हल हो सकता है, जिसकी तरफ हमारा फोकस नहीं है, ना मीडिया का है, पॉलिटिशियन को तो वो सूट नहीं करता, ना हमारे सिविल सोसाइटी का है, वो इस मुल्क में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं। आपने पिछले 5 सालों में तबाह करके रख दिए। 80,000 के करीब एक ट्रेंड आपके पास काउंसलर था जिसने एक नई ब्रीड आनी थी पॉलिटिक्स में। नए लोग कहां से आएंगे पॉलिटिक्स में? आप और मैं तो आ नहीं सकते। एक ही हाल है। मैं तो उसका बहुत बड़ा डे 1 से बिग एडमायरर हूं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स अगेन, ये बल्दियाती निजाम नहीं चाहिए जो टूथलेस इन्होंने पंजाब में भी बना दिया है, और सिंध में भी हमने देखा कि आपने जाकर 79 वाला आप बल्दियाती निजाम बना दी, जो उस जनरल जिया का था, गली बना लो, महला बना लो, अब नलका लगा लो। आपको प्रॉपर एक डिस्ट्रिक्ट चाहिए जिसकी अपनी असेंबली हो, अपनी अपोजिशन हो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो, उस पर चेक एंड बैलेंसेज हो, आपकी ब्यूरोक्रेसी उनके साथ तामुन करे, उनके नीचे हो। ये फिर ही सिस्टम जिसकी बात आप करें,
आपको लगेगा। अभी भी हम आपको किसी और प्रोग्राम में मैंने कुछ डिटेल्स और भी निकलवाई हैं, आज इतना प्रोग्राम का टाइम नहीं होगा, जो आज वाली मीटिंग होनी उसी में से कुछ डिटेल मजीद है कि एमएनएज और सेनेटर्स की स्कीमों का क्या हशर हुआ है। इतने अरबों रुपए, 170 अरब रुपया आपने जाय किया है पिछले 5 सालों में इन एमएनएज को देख, और मेरे पास जो रिपोर्ट पड़ी है अब उसकी परसेंटेज सामने आ रही है, कितनी स्कीमों पे काम हुआ, कितनों पे नहीं हुआ, बाकी पैसा जाया किया। ये पैसा आप वहां जिलों के जरिए यूटिलाइज कर सकते थे। आपके मीजल्स वगैरह हैं, खसरा है, आपके डेंगू हैं, आपके दूसरे मसाइल हैं, ये लोकल लेवल पे हल होने वाले थे। आपने उठाकर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में सेंटर बना लिए और यहाँ पे बाबू बिठा लिए। बाबू को कहते हैं अब यहाँ से बैठ के अब घोटकी को देखो, यहाँ से बैठ के राजनपुर को देखो, यहाँ से बैठ के आप जैलम को देखो। आपको डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ेगी बैडली। हमारा मीडिया जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट से या तो मेरी तरह अवेयर नहीं है, मैं कुछ ज्यादा इतना कुछ समझदार आदमी नहीं हूं, या फिर वो उनका वो कहते हैं बाय डिजाइन है सारा। आपको फोकस करना पड़ेगा उस पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, इसके बगैर मुल्क नहीं आगे जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन के अलावा जो मैं तो यही बात करता हूँ, लोकल बॉडीज हों, यूनिवर्सल बॉडीज हों, एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द कॉमन मैन जब तक आपकी बुनियादी पॉलिसी का एक नहीं बनता, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो आप ऊपर बैठ के बनाते हैं, आप जो इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहे हैं इसके जरिए तो 25,000 साल और चाहिए भाई। इन इकोनॉमिक पॉलिसी से तो मैं अभी आपको खबर दूंगा कि यूके जैसे मुल्क में पॉवर्टी जो है वो घरों तक पहुंच गई है और कितने मिलियन लोग जो हैं उनको खाने को अब रोटी दुरुस्त नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में ये मिसिंग है, और ये इसी अगली सियासत की जो लड़ाई इस पे होगी कि ये जो आपके कॉन्सेप्ट ऑफ रूलिंग द पीपल है जो दुनिया भर में इस वक्त राइज है और जिसकी आवाज अभी नहीं आ रही क्योंकि राइट लेफ्ट एक हो गया है, अवाम एक तरफ हो गए हैं, वो पिस रहे हैं। ऊपर एक कारपोरेट सा कल्चर आ गया, कारोबार में भी, तिजारत में भी तो होना चाहिए चले, मगर सियासत में भी आ गया। तो ये बोध है, इस पे बात करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि बलूचिस्तान का इक़्तिदार बलोचों के हाथ में, क्या बलूचिस्तान के हालात अब बदल पाएंगे। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। मुस्लिम लीग नून ने डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को वज़ारत आला का ओहदा देकर यह साबित किया है कि उन्होंने एसआर से काम लिया है। कल बहुत खुशी मनाई गई, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मिठाइयाँ तकसीम की गई और भंगड़े डाले गए और कहा गया कि बलोचियों के साथ पंजाब ने एक जमहूरी रवैया करके दिखाया। हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा के इरफान सईद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इरफान, जिस तरह कल वहाँ पर खुशियाँ मनाई गई, मिठाइयाँ तकसीम की गई, लगता है कि बलोचियों के दिल की, बड़े अरसे के दिल में दबी ख्वाहिश पूरी की गई। क्या कहना है कि बलोची अवाम का, कि लगता है कि बलूचिस्तान का खुशहाली की तरफ पहला कदम है कि इक़्तिदार जो है वो बलोचों के हाथ में दे दिया गया? जी शाजिया, बिल्कुल ये एक खुशाइन बात है कि एक मतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर अब्दुल मालिक को वज़ीर आला के ओहदे के लिए नामजद किया गया है। लेकिन इससे पहले जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये पहली मरतबा नहीं है, बलोच हमेशा से वज़ीर आला रहे और साबका अदवार में ये होता रहा है कि नवाब और सरदार ही इस मनसब के लिए मुंतखब किए जाते रहे। लेकिन इस मरतबा एक मतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर मालिक को ये मौका फराम किया गया है, क्योंकि अरसे से बलूचिस्तान की जो एहसास महरूमी के हवाले से जो कई हवाले से शिकवे किए जाते थे कि बलूचिस्तान की महरूमियों में इजाफा हुआ है, और उसकी वजह यही थी कि कौम परस्त सियासी जमातों का ये गिला था कि बलूचिस्तान के हालात को बेहतर करने में मरकजी हुकूमत कोई संजीदगी से इकदाम नहीं उठाती। लेकिन ये पहला मौका है कि इस मरतबा वफाक ने शुरुआत। अच्छा, ये बताइए इरफान, ये बताइए, ये तो पहले भी 2 दफा भी वजीर रह चुके हैं, मुतवस्सित तबके से आए थे, एक जमींदार घराने से थे, फिर उन्होंने MBBS डॉक्टर भी रहे, सेनेटर भी रह चुके हैं, 2 दफा वजीर भी रह चुके हैं। बहरहाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके जो बलूचिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है, आप जानते हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं और जो फिर सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, किस हद तक ये अशोई कर सकेंगे बलोच अवाम की? और आप हमें बताएंगे कि क्या ये जो मिसप्लेस तो नहीं है, ये जो जितनी रजायत है? काजी साहब, बिल्कुल ये इस वक्त बलूचिस्तान के लिए सबसे बड़ा, जो वज़ीर आला के लिए और मरकजी हुकूमत दोनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि सूबे में अमन अमान को की सूरत हाल को बेहतर बनाना, ताकि उसके बाद इक़्तिसादी और माशी सरगर्मियाँ शुरू हो सकें, जिससे लोगों में खुशहाली का उनको एक नजर आए कि जी यहाँ पर खुशहाली आ रही है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे लापता अफराद का है, मशशुदा लाशों का है, और इसके अलावा जो बलूचिस्तान का जो दरीन का मसाइल है, जो लोग नाराज होकर गए हुए पहाड़ों पर गए हैं, उनको मना कर लाने का है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक को भी
पेश होंगे, क्योंकि माजी में भी ये कहा जाता रहा है। वज़ीर आला नवाब असलम रिसानी जो साबिक वज़ीर आला थे, उनका ये कहना था कि बलूचिस्तान की हुकूमत के पैरेलल एक हुकूमत कायम की गई, मतवाज़ी हुकूमत है, यहाँ पर फोर्सेस की हुकूमत है। जब तक उसको खत्म नहीं किया जाता उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा डॉक्टर मालिक के लिए कि अब वो किस तरीके से बात करेंगे नाराज लोगों से, और ये जो लापता अफराद का मामला है किस तरीके से हल करेंगे, मशशुदा लाशें जो मिल रही हैं इसको किस। इरफान एक रिलेटेड इसी से सवाल है जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि पैरेलल स्टेट्स हैं, बलूचिस्तान में ज़्यादा हैं। आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब ये एक तरह का अच्छा फैसला किया, बड़ा पॉजिटिव फैसला है, तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने मशवरा किया होगा और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो वाकई अब्दुल मालिक साहब के कहने पे ये अमल दरामद करेगी? जो मालिक साहब कह रहे थे अगर मैं डिलीवर ना कर सका तो मैं घर चला जाऊंगा। आपको लगता है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो पिछले ये 12-13 साल से उस पर इल्ज़ाम लगता है कि बरह रास्त बलूचिस्तान को डील कर अपनी मर्जी के वजीर लाती है, वजीर आला लाती रही है, इवन उन पर इलेक्शन के हवाले से भी इल्ज़ाम लगते हैं। अब आपको क्या लगता है मालिक साहब में इतनी है, उनमें ये पोलिटिकल विल है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को नीचे ला सकेंगे और ये इतने बड़े गंभीर मसाइल आपने बताया इनको हल करा सकेंगे? देखिए क्लासा साहब के मालिक साहब में जहाँ तक उनकी काबिलियत की बात है तो उसमें कोई शक नहीं कि वो पॉलिटिकल वर्कर हैं और बलूचिस्तान के मसाइल को बेहतर अंदाज में जानते हैं, निचले तबके के लोगों के मसाइल को बेहतर अंदाज में जानते हैं, कोयटा समेत बलूचिस्तान के हर इलाके के मसाइल को बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन बात वही है कि जिस तरह आपने कहा कि डेफिनेटली बिल्कुल ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी एक ग्रीन सिग्नल दिया गया होगा, जिसकी वजह से डॉक्टर मालिक का जो इस वक्त वज़ीर आला जब नामजद हुए हैं तो उनको मरकजी हुकूमत समेत इन इदारों की भी सपोर्ट होगी। हम मेरा कहने का मकसद ये कि इस वक्त मसाइल गंभीर बहुत ज्यादा हैं, मसाइल को हल करने के लिए पॉलिटिकल विल है, वो है उसमें। एक इरफान जो अगर अहम रिएक्शन है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरा ख्याल है बहुत सारे हमारे लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, मैंगल ग्रुप का अख्तर मैंगल साहब, अताउल्लाह मैंगल साहब का क्या रिएक्शन है, वो इसको कैसे देख रहे हैं? उनके नज़दीक अब्दुल मालिक का बनना एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है या क्योंकि आजकल बैकआउट करके बैठे हुए हैं, उनका क्या रिएक्शन है? आपकी उनसे बात हुई अख्तर मैंगल या उनसे अताउल्लाह मैंगल साहब से? रऊफ साहब उनका रिएक्शन बड़ा अच्छा था, उन्होंने इस फैसले को वेलकम किया और उनका भी इजलास जारी है। आज वो फैसला करेंगे कि पार्लियामेंट में जाना है या नहीं जाना। उनका भी 2 रोज से इजलास से सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि बलूचिस्तान में जो इंतखाबी धांधलियां हुई हैं और जिस तरीके से बीएनपी मैंगल को दूर रखने की कोशिश की गई, उस हवाले से वो इजलास उनका जारी है। और उनसे मेरी बात भी है सरदार अख्तर मैंगल, उनका भी ये कहना है कि खुशाइन फैसला है कि बलूचिस्तान के डॉक्टर मालिक को एक कौम परस्त सियासी जमात को ये मौका दिया जा रहा है कि बलूचिस्तान के अवाम की खिदमत करे और बलूचिस्तान के सुलगते मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान सईद आपका। अच्छा क्लासा साहब, अंदरूनी मसाइल से निपटना तो एक बड़ा चैलेंज होगा, बैरूनी ताकतों की बात करते हैं, उनकी इंटरफेरेंस की बात करते हैं, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है सबसे मेन चैलेंज ही शाहजी आपने वो कहते हैं ना कि उसकी असल आपने रीज़न इसकी पकड़ी है। मुझे याद आ रहा है कि एक यहाँ ब्रीफिंग दी गई थी जब वज़ीर आज़म गिलानी साहब यहाँ इस्लामाबाद में थे, इजलास हुआ था बलूचिस्तान के मसले पे। उसमें उस वक्त नासिर खोसा साहब जो हैं, जो अभी ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगने वाले हैं, इनके नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये चीफ सेक्रेटरी थे वहाँ पे बलूचिस्तान में। इन्होंने एक ब्रीफिंग दी थी जिसके मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे उस वक्त, आई होप कि अभी भी कहीं किसी दराज में पड़े होंगे। इसमें इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो बलूचिस्तान पे आता है। जब आप अफगानिस्तान के साथ हमारे मसाइल ठीक नहीं होते, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि हम इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ईरान के साथ हमारे तल्लुकात बाज़ दफ़ा ठीक नहीं रहते। आपको याद होगा एक ग्रुप बना था जंदुल्ला, वहाँ पे ग्रुप आया था, ईरान इल्ज़ाम लगाता था पाकिस्तान से उनके साइल पे टेररिज्म हो रहा है। ऐसे हाँ, इंडियन को शिकायत थी कि शायद पाकिस्तान उनके अफेयर में इंटरफेरेंस करता है, वो दोबारा आके रिटेलिएशन करते हैं। नासिर खोसा साहब की ब्रीफिंग जो मुझे याद आ रही है, वो कहते थे पाकिस्तान को अपनी फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी इसको ठीक करनी चाहिए, अपने हमसाया मुल्कों के साथ रिलेशनशिप आप ठीक करेंगे तो बलूचिस्तान ठीक रहेगा। बात वही है कि अगर आप अपने हमसायों के साथ लड़ के रहेंगे, वो इंटरफेरेंस करेंगे, हम उनके यहाँ करेंगे और टिट फॉर टैट चलेगा, तो फिर अब्दुल मालिक साहब के लिए मेरा ख्याल काम करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मुझे कहा जा रहा है ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के
बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बलोचिस्तान के हालात की बात कर रहे थे। सदर जरदारी ने भी कल इंटरव्यू में कहा कि बलोचिस्तान के लिए हमने बहुत से फंड्स दिए, लेकिन बलोचिस्तान खुद ही अपनी हालत नहीं बदलना चाहता, और जो अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहता उसको कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। क्लासा साहब, मैं इस खबर की तरफ आऊंगी कि आपके पास बेकाम स्टोरी के पसमानदा इलाकों के लिए जो बनाए गए अरबों रुपए के फंड्स थे, वो मंसूबे जो शुरू किए गए थे, उनका क्या अंजाम हुआ बलोचिस्तान को अगर इससे रिलेट किया जाए तो? जी बिल्कुल शाजिया, मेरा ख्याल है बड़ा एक टाइमली से साथ जब बलोचिस्तान हमारे फोकस में आ रहा है। आज एक और इजलास हो रहा है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेस डेवलप्ड एरियाज़ पे, और इसमें बड़े खौफनाक किस्म के, मेरा ख्याल स्कैंडलस किस्म के फिगर्स दिए गए हैं, जो हम हर बात पे ये बात करते रहते हैं कि हमने बलोचिस्तान में ये तरक्की कर दी, हमने फलां तरक्की कर दी। टोटल 15 अरब रुपए के प्रोजेक्ट हैं, ये सिर्फ वापडा से रिलेटेड हैं। ये बाकी मैं आपको एरियाज़ की नहीं बात कर रहा, जो क्वेटा की इनका जो वापडा का इनका वो है, इनकी कंपनी है, ये सिर्फ क्वेटा के फिगर हैं इसके, क्वेस्को के। उसके मुताबिक 15 बिलियन रुपीज़ 2006 से लेके 2013-12 तक इन्होंने फिक्स किए थे। एक भी प्रोजेक्ट इसमें कंप्लीट नहीं हुआ और उनकी प्रोग्रेस इतनी जीरो है। बाज़ प्रोजेक्ट्स हैं जो 2008 से पड़े हुए हैं, उनके लिए फंडिंग नहीं की गई। अच्छा। बाज़ ऐसे हैं जिनको इन्होंने शुरू किया है, शुरू करके 5% वर्क हुआ है। 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट हुए हैं, और वो ये प्रोजेक्ट हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तानियों को पैसा नहीं दिया। जिन फर्म के साथ उनके एग्रीमेंट हुए, जो काम कर रही थी, उनको डायरेक्ट फंडिंग की है, तो उन पे काम मुकम्मल हुआ है। जो पाकिस्तानी एजेंसीज खुद कर रही थी, जो बार बार हम कहते हैं कि हमारे यहाँ ये बड़ी पोटेंशियल है, तो बाहर के लोगों को कंट्रैक्ट मिलने चाहिए, हमारी फर्म को मिलना चाहिए, एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। और मैं हैरान हो रहा हूँ कि 2006 से लेके आज हम 2013 तक बैठे हुए। 15 अरब रुपए के प्रोजेक्ट ये बिजली से रिलेटेड थे, गवादर में लगने थे, खुशदार में, लोरालाई में, एक लंबी लिस्ट है हर जिले में क्या क्या आपने काम करने थे। और ये कमेटी जो बनी थी, ये इसीलिए बनाई गई थी जब यहाँ शिकायतें आना शुरू हुई कि सारे का सारा पैसा जो है आप उठा के बड़े शहरों में लगा रहे हैं, आप बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आके शुरू कर लेते हैं, और जो आपके पसमानदा इजला है वहाँ तक पैसा नहीं जा रहा। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी सेनेट की कि आप इसको मॉनिटर करें, एक एक इदारों को बुलाएं, उनसे पूछें कौन कौन से एरियाज में क्या क्या आप वहाँ फंडिंग कर रहे हैं। अब ये पता चला जी कि ये 15 अरब रुपए के, सिर्फ ये बलोचिस्तान की बात हम कर रहे हैं, अभी हम उस पर नहीं गए। आपका पंजाब, सिंध और ये KPK की डिटेल वो आनी अभी बाकी हैं। उसके मुताबिक कि टोटल इनके कोई 20 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं, 20 में से 3 कंप्लीट हुए हैं, और वो ये कंप्लीट हुए हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बराह रास्त उन एजेंसीज को इमदाद दी है, पैसा दिया है, ट्रांसफ़र किया है, जो उन पे काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी एजेंसियाँ थी, एक भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। और बड़े दुख की बात है, बाज़ प्रोजेक्ट्स ने 2008 में कंप्लीट होना था, बाज़ ने 9 में होना था, बाज़ ने 2012 में होना था। अब ये कह रहे हैं इन मंसूबों के लिए जो फंड्स दिए गए वो किसकी जेब में गए? पैसा गया किसकी जेब में? इन्होंने रिलीजेज नहीं की। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो ये बता रहे हैं कि एलोकेशन होती है, ये वो फ्रॉड है जिस पे काजी साहब से मैं जरूर टेक लूंगा कि ब्यूरोक्रेसी यहाँ बैठ के, प्लानिंग डिवीजन जिसकी बात कर रहे थे कि प्लानिंग डिवीजन ने यहाँ बैठ के यही काम करना होता है, आपने एलोकेशन करानी। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जब इन पे जरूरत पड़ती है कि आपने पैसा उनको शिफ्ट करना है, रिलीजेस करना है, ये कोई एतराज ये करके रोक लेंगे, और अपने खर्चों के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, दूसरी जो इनकी नॉन डेवलपमेंट साइड उसके लिए पैसा बचा लेते हैं। इसी वजह से यहाँ रिलीजेज नहीं, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में एलोकेशंस की गई हैं, लेकिन पैसा रिलीज नहीं किया गया, जिसकी वजह से जितने लेस डेवलप्ड एरियाज यहाँ पे बलूचिस्तान के कोई 10 से 12 के करीब डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें 15 अरब रुपए के इनको इलेक्ट्रिफिकेशन के थे, वहाँ ग्रिड स्टेशन लगने थे। पर्टिकुलर मैं कहूँगा गवादर में बड़े 2-3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है। ईरान के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन चल रही थी बिजली के हवाले से, इसमें वो प्रोजेक्ट शामिल हैं जिन पर अमल नहीं किया गया, जिनकी एग्जीक्यूशन नहीं की गई। किसी का 5% काम हुआ है, किसी का 30% दिखा है, बाज़ पे इन्होंने यहाँ पे नील एक्सपेंडिचर है, नील ये रिलीजेस हैं, कोई काम नहीं है। सो इट्स ए वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी है, ये प्लानर्स जो है, पर्टिकुलर मैं कहूँगा ये इसके लिए 2 लोग जिम्मेदार हैं। आपका प्लानिंग डिवीजन इसके लिए जिम्मेदार है, और दूसरा इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री है कि जो इनको फंड्स नहीं देती। तीसरा वापडा है जिसका काम है एग्जीक्यूशन कराना। इन तीनों ने मिलकर 15 रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ आपके डिस्ट्रिक्ट में गरीब एरियाज हैं, वहाँ का काम जो है मुकम्मल नहीं हुआ। सही जी काजी साहब, जी मैं अपनी खबर की तरफ आता हूँ। अच्छा, ये खबर तो यूके के बाबत है, और लेकिन इससे ये इसको हम रिश्ता इसका बना लेंगे इधर भी, क्योंकि बनता है। और ये इस डिस्कशन से जोड़ के मैं देखूंगा, जो अभी क्लासरा साहब से हमारी बात हो रही थी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कहाँ से लोग ढूंढ के लाएं। मैं यूके की ये रिपोर्ट है जो ऑक्सफैम और एक चर्च से रिलेटेड उसने जो चैरिटी है उसने दी है। पहले मैं आपको फिगर बताता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग है। इसमें उन्होंने बताया जी 13 मिलियन लोग, और ये दुनिया की 7वीं बड़ी मैशियत है बाय द वे। 13 मिलियन लोग पॉवर्टी के शिकार हैं, जिसमें से 4 मिलियन तो ऐसे हैं जो खाना और खुराक दुरुस्त नहीं खाते। इसके अलावा
शाजिया बताया गया कि बहुत से लोग अब बिस्तरों में रहते हैं वहाँ पे क्योंकि हीटिंग को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ज़्यादातर गरीब लोग हैं। अच्छा, उसमें तकरीबन 61% टीचर्स ने ये कहा है कि हमने जब बच्चे स्कूल आए तो हमें महसूस हुआ वो भूखे हैं, तो हमने अपनी जेब से उनको खाना दिया है। ये मैं इस रिपोर्ट की जल्द ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मामला ये है कि जो गरीब आबादियाँ हैं और जो अमीर आबादियाँ, उसमें 17 से 28 ईयर का फ़र्क है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का। गोया उन कंडीशन में रहने वाले 17 से 28 साल पहले फौत दुनिया से गुजर जाते हैं क्योंकि उनकी फूड ठीक नहीं होती। इसके अलावा 61% टीचर जो है अच्छा, ये दिस इज थैचरिज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट थैचरिज्म। अच्छा, 61% टीचर्स ने ये कहा है जी कि उन्होंने किसी न किसी बच्चे को खुद जो है वो। अच्छा, इसके बाद 30 सबसे जो अहम बात जो इसमें मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि यूके में जो टैक्स एवेजन उन्होंने बताया, जो टैक्स को चोरी करने के उन्होंने कानूनी तरीके बताए हुए हैं, 32 अरब पाउंड से 120 अरब पाउंड सालाना वहाँ पे सेफ टैक्स हेवन में चला जाता है। अब ये दुनिया की सातवीं बड़ी, आज हम कह रहे हैं थैचरिज्म को, पहले ही थैचरिज्म आया हुआ है, जो बाकी रास आया उसे भी आप लेके आके देख लें कि ये वो मुल्क है जो दुनिया का इंडस्ट्रियल एक इंजन था, ये ग्रोथ थी पूरी दुनिया, ये सातवीं बड़ी मैशत है। तो वहां पे आपने क्या किया, हुआ क्या है? अजाब ये है कि कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसे नहीं। आप पॉलिटिकल आज गवर्नमेंट छोटी कर दे, गवर्नमेंट छोटी करने का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ, क्यों नहीं बताते लोगों को कि बेसिकली उन्होंने जो इकोनॉमिक जो एक इख्तियार किया था, जो उन्होंने एक पैटर्न और जिसको उन्होंने 80 से लेके अब तक बढ़े, वो उनकी डिबैकल की वजह बना है। और कल जो कोई आएगा वो इस पे करके ठीक दिखा दे, मुझे चाहे मुझे लगा दें, किसी को लगा दें, आप सीएम लगा दें, जब तक आप अपनी पॉलिसी ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप ये जो कह रहे हैं, अभी कलासरा साहब ने अपनी स्टोरी की बात की है, पैसे खर्च नहीं हो पाए, सबसे कम जो जिस पे हाथ पड़ता है वो तो अवामी पीएसडीपी अवामी बजट होता है, जिसको आप बजट में लिख देते हैं 450 अरब रुपया दिया आपने, उसको आप बंद कर देते हैं। दिफा का आपको देना पड़ता है, डेट सर्विसिंग आपकी रोके तो आपके गले पे आ जाते हैं। वॉर ऑन टेरर पे आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं क्योंकि आपकी पॉलिसी जो है फॉरेन पॉलिसी कोई और बना रहा होता है। तो ये इश्यूज हैं। तो अगर हमने डिलीवर करना है तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो डिसीजन लेने पड़ेंगे, हमें बड़ी रेडिकल चेंजेस करनी पड़ेंगी, वरना तकरीरें नहीं रह जाएंगी। सही, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लासेस साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। एक बड़ी अहम खबर है आपकी कि पंजाब में खवातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं, इनमें हर खवातीन का जो ताल्लुक है वो शहर से ही क्यों है? ये सिर्फ शाजिया आपसे भी रिलेटेड खबर है। जी जी। मेरा ख्याल है आप भी अगर थोड़ी सी कोशिश करती तो आपको भी सीट मिल सकती थी। जिस तरह की बंदर बांट हुई है, और मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे सामने हैं, दीज आर वेरी शॉकिंग फिगर्स। मेरा ख्याल है कि पंजाब, और आज हम फोकस करेंगे पंजाब असम्बली पे, कल हम जाएंगे बाकी तीनों सूबों में, उसकी भी डिटेल देंगे उन्होंने क्या क्या अपने सूबे में किया है। कि आउट ऑफ आपके यहाँ 66 के करीब है रिजर्व सीट हैं, जिसमें माइनॉरिटीज़ की भी हैं, और 32 सीटें सिर्फ लाहौर शहर में दी गई हैं। एक जिला लाहौर जो है वहां पे 32 सीट्स मिली हैं प्रोविंशियल असेंबली में। अच्छा, 32, आपके 36 है मेरा ख्याल। डिस्ट्रिक्ट कायसा, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल सही। सिर्फ 32 आपके 32 रिजर्व सीट जो हैं खवातीन जो हैं वो लाहौर की हैं। इससे आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर कितना तब्दील हुआ है। 12 करोड़ का सूबा है, 36 वहां पे डिस्ट्रिक्ट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लाहौर में आपकी 32 खवातीन है। मेरे पास आपके एक ही शहर में दे दिए हैं आपने सिर्फ, और बाकी टोटल जो मेरे पास फिगर हैं आपके पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स में, अगर आप चाहते एक एक डिस्ट्रिक्ट को एक एक सीट दे सकते थे, इवन 2-2 सीट्स दे सकते थे। आपके पास तो 66 के करीब सीट्स हैं। इन्होंने टोटल 12 से 14 इजला हैं आपके पंजाब के, जिनको एक एक या 2-2 सीट्स मिली हैं। बाकी जो हैं आपके इजला हैं मोस्टली, और मेरा तलो क्योंकि उन्हीं इलाके से, बखर में कोई सीट नहीं है, आपको पसमानदा इलाके हैं, और वुमेन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा वायलेंस की शिकायतें आती हैं। लिया में कोई सीट नहीं दी गई, मुजफ्फरगढ़ में कोई सीट नहीं देंगे, मुझे तो डाटा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। और ये काम सिर्फ नवाज लीग ने नहीं किया, पीटीआई की तरफ से मुझे नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने कोई सीट इन एरियाज को दी हो सकता है केपीके में, हम कल डिटेल उसकी देखेंगे। ऐसे हमने पीपल्स पार्टी को देखा, उन्होंने भी लाहौर में सीटें दी हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही शाहजहा कि ये कौन सी गीदड़ सिंगी है कि सारी सीटें लाहौर में गई हैं। सही बात की क्लासेस साहब, अगर कोशिश की जाती तो शायद मुझे भी एक सीट मिल जाती। इट्स ए पॉलिटिकल स्कैम कि आप एक सूबा रन कर रहे हैं और सूबे में से पता यह चलता है कि 32 सीटें आपने लाहौर शहर से बना ली हैं, तो बाकी शहर के शेखोपुरा का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। इसी पर कॉलर है लैया से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अजीज जोजा बोल रहा हूँ जी, मुजफ्फरगढ़ से। जी जी, बोलिए। कलासरा साहब की अभी स्टोरी में सुन रहा था, मिnority की भी 5 सीटें लाहौर को गई हैं जी, 8 सीटें पंजाब असेंबली में 5 लाहौर को गई हैं, 3 जीटी रोड पे चली गई है, पिंडी और नारोवाल में।
जी ठीक है जनूबी पंजाब को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है जनाब। ठीक है लासरा साहब, आप तो जनूबी पंजाब से, आप ये भी इन्वेस्टिगेशन करें और हमें बताएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी क्लासर साहब, जनूबी पंजाब को बिल्कुल इग्नोर किया गया। बिल्कुल, जोजा साहब ने बिल्कुल सही कहा है। इनकी कंसर्न बिल्कुल राइट है कि माइनॉरिटीज़ के हवाले से 8 सीटें हैं। 8 में से मैं आपको बता देता हूं, जो इनको 4 सीटें लाहौर में गई हैं और एक फैसलाबाद में गई है, एक रावलपिंडी में गई है और बाकी एक नारोवाल में गई है और इसके अलावा सारे के सारे लाहौर में है। इसका मतलब है साउथ में जो हम कहते हैं 6 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, वहाँ पर कोई माइनॉरिटी नहीं रहती, कोई हिंदू नहीं रहता, कोई क्रिश्चियन नहीं है या बाकी नहीं है। ये मेरा ख्याल बहुत बड़ी ज्यादती है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट को उठा के एक शहरी इलाका उठाएं और उसको 32 सीटें दे दें और माइनॉरिटीज के लिए कुछ भी ना हो जाए सारा। ये मेरा ख्याल से बिग पॉलिटिकल स्कैम और पॉलिटिकल पार्टीज को इसका जवाब देना चाहिए कि कैसे एक शहर के 32 सीटें। ये जाहिर कवानीन ऐसे हैं उसको उन्होंने, ये तो है, मगर बात आप कुर्सी की कर रहे हैं तो रिलेटेड है। मैं सारी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये तमाम लोग आम लोग नहीं है, गुलबर्ग के एड्रेसेस हैं, ये एड्रेसेस पढ़े इनके जरा। ये सारे सारी एलीट फैमिली है। हुजूर तो गुलबर्ग की होने हैं ना, हम गरीब आबादियों के कहाँ होने हैं। मगर मैं शाजिया से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कुर्सी की खबर दी है इन्होंने, वो ये आपने भी तो कुर्सी की बात की है ना, कि इनको कुर्सियां मिली हैं, तो शाजिया बताएंगी कि हमें। जी काई साहब, क्लासेस साहब, ऑस्ट्रेलिया में एक तहकीक सामने आई है कि ऐसे अफराद जो ज्यादा बैठना पसंद करते हैं, आराम पसंदी को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं और जो 11-11 घंटे कुर्सी पर बैठे रहते हैं, उन अफराद में जो अमवात का खतरा है वो 40% तक बढ़ जाता है। इसलिए वो लोग जो ज्यादा देर तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं, उठकर कुछ देर के लिए चहलकदमी भी कर लिया करें। क्लासर साहब, इक्तदार की कुर्सी के हवाले से आपका क्या ख्याल है? इक्तदार की कुर्सी तो कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। तो हमें ये बहुत सी कहानियां याद आ गई। जियाउल हक साहब भी नहीं उठ रहे थे इक्तदार से और जो अयूब खान भी नहीं उठ रहे थे, तो ये कुर्सी से चिमटे रहे हैं तो बहुत लोगों को ख्वाहिश होती है। क्लासर साहब, वो शायद आपने ये प्रोग्राम के स्टार्ट में एक लफ्ज़ कह के ना गुफ्तगू को सारा मज़े कर दिया। आपने कहा कि हम इक़्तिदार की कुर्सी की बात नहीं कर रहे। असल मज़ा तो इक़्तिदार की कुर्सी का है, जैसे आप देख रहे हैं। और जिस तरह हमारे पॉलिटिशियन फेक करते हैं, और मैं अगेन आई विल रिपीट, कल जो हमने जरदारी साहब की टोन देखी, लैंग्वेज देखी कि मैं कुर्सी छोड़ने को तैयार हूँ, यहाँ पे कुर्सी छोड़ने को तैयार मैं उस वक्त मानूंगा। और पाकिस्तानी तारीख में हमें कोई अब तक ऐसा कोई वाज़े तौर पर बंदा नहीं आता जिसने वॉलंटरी तौर पर कोई इस्तीफ़ा दिया हो, किसी असूल पे डट गया हो या किसी असूल की खातिर उसने बात कर ली हो, घर जाने को तैयार हो गया हो। एक ही तारीख में यूरोपियन हिस्ट्री में तो बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स मिलते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं। या आपको याद होगा शास्त्री साहब ये थे, जब वजीर रेलवे थे, उनका हमारी तरफ से आया था कि उन्होंने कुर्सी छोड़ दी थी, जो बाद में भारतीय वजीर आज़म बने। आई होप आई एम करेक्ट के शास्त्री साहब भी थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। ये बहुत एग्जाम्पल हमारे यहाँ ईस्टर्न कल्चर में नहीं है। ये पावर जो है ये बिजनेस बन चुकी है। जो अभी वो बात कर रहे, सेनेटर वकार की बात कर रहे थे काजी साहब, इसीलिए कि पीपल्स पार्टी से शुरू हुए, फिर जनाब मुशर्रफ में गए, फिर क्यू लीग में गए, फिर जरदारी साहब से मिले, अब नवाज लीग में। इट्स ए बिजनेस, खेल ही सारा कुर्सी का है क्लासर साहब। बस ये कुर्सी का है सारा। इसलिए कुर्सी पे बैठे हैं तो माल भी कमा रहे हैं, परमिट भी ले रहे हैं, लाइसेंसेस भी ले रहे हैं और दुकान भी चल रही है। और ये तबका मिल चुका है। जैसे मैंने आपको बताया है, तमाम पॉलिटिकल फैमिलीज ने अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को उन्होंने रिजर्व सीटों पे एमएनए भी बनवा लिया, एमपी भी बनवा लिया। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, वो कहते हैं ऑल अबाउट फैमिली। सबातिक तगैयर को है जमाने में। वो यूसुफ हसन साहब का फिक्र है कि और रुतां वीजिए लंघ गईयां हैं ते ए रुतां भी नहीं ठहरती, बदलेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। काजी साहब, क्लासर साहब, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। कल तक के लिए अल्लाह।